हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम मॉक टेस्ट जो है पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिकल का जो हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम जो अध्ययन करेंगे। ये जो सेशन हमारा जो CAT एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी हमारी। और आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन रहेगा इसमें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान किया गया था। जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी, ये किस अधिनियम के द्वारा स्थापना है वो की गई थी। तो हमारा ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स एक्ट या भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। इसमें हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा, इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और कितने हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि ये हमारा जो सेशन रहेगा ये CAT जो हमारा इसमें मॉक टेस्ट हम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा पेपर होता है उस टाइम तक। तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बारे में हम विशेष जो एक्सप्लेन भी हम इस क्लास में हम करेंगे विद डिटेल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। जो 1773 था हमारा ये रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें किसकी स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी। इस स्थापना का जो प्रावधान किया गया था और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। जो इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम वो थे सर एलिजा इम्पे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसमें प्रावधान किया गया था सर्वोच्च न्यायालय का। और इस समय जो 1773 में जो गवर्नर थे वो थे वारेन हेस्टिंग। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कौन थे, वारेन हेस्टिंग के समय है इस कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है, सूची 1 हमारी है और सूची 2 ये हमारी है। तो इसमें बताना है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी संसदीय सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी। तो इसमें हमारा कौन सा, अगर हम कूट मिलाते हैं तो कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर बात करते हैं इसमें हमारा आंसर की, तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि हमें जो अभी हमने अध्ययन करा जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जो नियामक या नियम अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। बी का जो हमारा है वो है 1। अगर हम ऑप्शन में जाते हैं बी का 1 तो हमें एक ही आंसर आता है ऑप्शन बी, क्योंकि बी का जो 1 है वो हमें एक में ही दिखाई दे रहा है। तो नियंत्रण परिषद की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी पिट्स भारतीय अधिनियम 1784। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति मिली थी वो मिली थी चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति मिली थी वो मिली थी चार्टर अधिनियम 1833। और 1813 का एक जो अधिनियम है इसमें एक इम्पोर्टेंट और है कि जो पूर्वी देश और जो चीन के साथ चाय का व्यापार होता था उसको एक बार के तौर पे उसको बंद किया गया था, फिर एक बार चालू किया गया।
परंतु जो 1833 का जो अधिनियम आता है, इसमें जो व्यापार करने का जो है मकसद वो एकदम समाप्त कर दिया गया था। वो था चार्टर अधिनियम 1833 का। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स एक्ट है, इसके तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी। चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यह हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था। कौन सा अधिनियम है? ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी हमारा है 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। तो बात करें इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए। 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था, इसमें क्या बताया गया था, जो चीन है पूर्वी देश है और चीन के साथ जो चाय का व्यापार होता था उसको एकाधिकार समाप्त करने का वो है आदेश हुआ था। परंतु ये फिर एक बार तो समाप्त किया गया था, फिर पुनः चालू किया गया, परंतु स्थायी रूप से जो बंद हुआ था वो बंद हुआ था 1833 का एक चार्टर अधिनियम है इसके तहत। बात करें जो चार्टर जो अधिनियम आए हैं वो कितने हैं? 4। ये आपको कमेंट सेशन में बताना है कौन कौन से जो 4 चार्टर अधिनियम थे। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। कौन सा अधिनियम है जो भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था? कौन सा अधिनियम था? 1833 का अधिनियम था। और जो 1833 का एक चार्टर अधिनियम आता है उसके साथ कंपनी के समस्त जो व्यापारिक कार्य थे वो समाप्त कर दिए गए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कंपनी के समस्त जो सारे व्यापारिक कार्य थे वो समाप्त हुए थे कौन से अधिनियम? 1833 के चार्टर अधिनियम। और जो चीन के साथ व्यापार को छोड़कर है, चाय और चीन के साथ जो पूर्वी देश है उनके साथ जो व्यापार हुआ करता था और बाकी है वो वहां समाप्त किया गया था, वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। समस्त में किया गया वो किया गया 1833 का एक चार्टर अधिनियम। और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। भविष्य में जो कंपनी को क्या करना था? राजनीतिक कार्य ही करने थे। ये एक 1833 का एक चार्टर अधिनियम आया था, इसलिए उनको समस्त जो कार्य है वो समाप्त किए गए थे, वो किए गए थे 1833 का एक चार्टर अधिनियम। क्लास कैसे रही तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। जो भी हमारे साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसे रही। ये जो क्लास हमारी है ऑल कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, परंतु ये जो CAT एग्जाम है उसके लिए हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस अधिनियम ने, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? कि कौन सा एक अधिनियम था जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन, अपने देश के शासन के बारे में उनको कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया, कि उनका भागीदारी है उसमें लेने का जो आदेश हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 का, चार्टर एक्ट 1853 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 का। इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833 का जो अधिनियम है, इसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के लिए, अपने देश के शासन के बारे में कुछ हिस्सा लेना है वो संभव बनाया गया था, वो था एक चार्टर एक्ट 1833 का। इसके बारे में हम विद डिटेल एक्सप्लेन करते हैं कि चार्टर एक्ट
1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या क्या थी? 87 थी। बात करें जो चार्टर एक्ट है उसके तहत सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी है? 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग या इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। वो कौन सी धारा है? 87। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। ये कौन सी धारा थी? वो थी धारा 87। कौन सा एक्ट था? 1833 का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कि इनमें से कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इस पे हमारे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे कि पहली बार बजट आम जो संपूर्ण एक ही बजट पेश किया जाता वो कौन से अधिनियम के तहत आया था। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है बजट पर बहस करने की अनुमति कब मिली थी, कब बजट को अलग किया गया था। ये भी हमारे 2-3 क्वेश्चन इस यहाँ से बन सकते हैं। अध्ययन करें हम, क्वेश्चन आएगा तब हम डिस्कशन करेंगे। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का। ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का, भारतीय शासन अधिनियम 1919 का। तो अगर बात करें इसमें निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर जो बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का जो था इसमें बजट पर बहस करने की जो शक्ति वो प्राप्त हुई थी। 1892 की भारतीय परिषद के अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में जो विधान परिषद थी उसके कार्यों में वृद्धि की उनके कार्यों में क्या बढ़ोतरी की गई थी। इसके तहत किसके तहत? 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होएगा, क्या होगा कि 1892 का एक भारतीय परिषद अधिनियम था, इस पर क्या कहा कि इसके कार्यों में वृद्धि की गई और बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। क्या मतदान करने की भी अनुमति हुई थी? तो हमारा आंसर आएगा नो, नहीं। जो है मतदान करने की अनुमति नहीं हुई थी, सिर्फ क्या हुआ था बजट पर बहस कर सकते हैं। वो कौन सा अधिनियम था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारे जो बन सकते हैं, और जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC है ज़्यादातर स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछती है। तो क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि इनमें से कौन सा हमारा कथन सत्य या असत्य है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1892 का एक अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, इसके बारे में सही या गलत बताएं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई, उनके शक्ति में बढ़ोतरी की गई और उस पर बहस करने की जो है बजट पर बहस करने की अनुमति मिली थी। तो ये हमारा सही रहेगा। परंतु मतदान करने का अधिकार मिला था नहीं, परंतु हमें मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। मतदान नहीं कर सकते परंतु बजट पर बहस कर सकते हैं। और इस अधिनियम के तहत क्या कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिली थी? नहीं जी, क्या हमें अनुमति मिली है किसपे? कार्यपालिका में जो प्रश्न हम पूछ सकते हैं, परंतु मतदान हम नहीं कर सकते बजट पर, और बजट पर बहस हम कर सकते हैं। वो कौन सा अधिनियम था? वो अधिनियम 1892 का एक भारतीय परिषद अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? भारत में संघीय जो न्यायालय की जो स्थापना की गई है वो की गई है 1 अक्टूबर 1937 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा
कि भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 का अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इसी लाइन से कि पहला तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो हमारा आंसर आएगा 1 अक्टूबर 1937 को। क्या आएगा? 1 अक्टूबर 1937 को। क्या आया हमारा? 1 अक्टूबर 1937 को। दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस गवेयर ये हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इंपॉर्टेंट हमारी यहाँ से लाइन है, ये है। तीसरा है कि कौन सा अधिनियम था? 1935 का अधिनियम। इसमें हमारे एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन है हमने कवर की है। तो इसी तरह इसमें जो हमारा आंसर सही रहा, क्या आया था? इसमें हमारा आंसर आया था वो था ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें 1935 जो अधिनियम है वो नहीं है और न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। कब हुई थी? 1937 को। और जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस गवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? अभी यही क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था कि किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो इसमें आएगा हमारा आंसर 1937। किस वर्ष? 1937। अगर अधिनियम पूछा जाता था 1935। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन इसमें है 1909 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बात करें इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत केंद्र में पूछा जा रहा है, तो 1935। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करना, प्रांतों में जो द्वैध शासन है उस व्यवस्था को समाप्त करना 1935 अधिनियम, और केंद्र में द्वैध शासन लागू करना 1935 अधिनियम। प्रांतों में जो द्वैध शासन आई थी, प्रांतों में अगर पूछा जाए द्वैध शासन 1919 का अधिनियम था, और केंद्र में द्वैध शासन आई है वो 1935 का अधिनियम। जो प्रांतों में द्वैध शासन है उसको समाप्त करना किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, आरक्षित रिजर्व और जो ट्रांसफेरेंट सब्जेक्ट है, हस्तांतरित विषय है, वो 2 भागों में इसको बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को जो स्थापित किया था वो किस में था? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1935। अगर पूछा जाता प्रांतों में आता 1919, प्रांतों में अगर पूछा जाता तो 1919, अगर केंद्र में पूछा है तो वो 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता थी? कि 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है, इसमें कौन सी प्रमुख विशेषता थी? नंबर 1 है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की, प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है कि 1919 में क्या हुआ था कि द्वैध शासन लागू किया गया था,
और केंद्र में क्या हुआ था, 1935 में हुआ था। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तो ये तो 1909 में हुआ था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, वो किस में किया था, 1919 में। तो इसमें हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 1 और 3। क्या रहेगा, 1 और 3 है, ये हमारा सही रहेगा। कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। इस अधिनियम के भारतीय सचिव कौन थे? भारतीय सचिव अगर पूछा जाए 1919 के, वो थे मॉन्टेग्यू, और वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और जो सचिव कौन थे? एडविन। जो मॉन्टेग्यू है वो सचिव थे और वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और के कार्यकाल में पारित किया गया कौन सा अधिनियम? 1919 अधिनियम। इस अधिनियम 1919 अधिनियम के तहत राज्य में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। क्या है? इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांतों में है द्वैध शासन, और केंद्र में अगर पूछा जाए तो 1935। प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। इस प्रकार हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का जो है, विधायिका जो शक्ति है उसका हस्तांतरण किया गया था। तो इसलिए हमारा 1 और 3 जो कूट है वो सही था। और बात करें मुसलमानों के लिए जो है पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी वो 1909 के लिए की गई थी। कौन सा अधिनियम था? 1909 अधिनियम था। अधिनियम के तहत केवल जारी रही बल्कि इसके सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया था। 11 है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है। कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है, कब बनाई गई थी? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन ए है हमारा इसमें 1892 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी है 1909 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन डी है हमारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगर बात करें इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार जो द्विसदनीय बनाई गई थी वो 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। इसमें जो हमारा सही आंसर आया ऑप्शन सी। और ये हम हर डेली रोजाना हम यहाँ इस YouTube चैनल पे मॉक टेस्ट के तौर पे हम ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। हम पॉलिटिकल हरियाणा जी के और इसके साथ साथ है जो हिस्ट्री के हम भी सीरीज है, साइंस के भी हम मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, और साथ में इनके हम जो एनसीईआरटी क्लासें हैं वो भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ हर रोजाना जो HSSC CAT एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए हम यहाँ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो इसका हम जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। कि 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में क्या बनाया गया था? द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन जिसे क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था। जो राज्य परिषद है जो 1919 के अधिनियम के द्वारा जो ऊपरी सदन था उससे हम क्या कहते हैं? राज्य परिषद। ये कितने वर्ष के लिए होता था? 5 ईयर। और इसके 60 सदस्य में से 34 निर्वाचित और 26 कितने होते थे? मनोनीत होते थे। 60 सदस्य में से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? 34। और 26 क्या होते थे? इनको मनोनीत किया जाता था। निचला सदन जिसे क्या कहते हैं? केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। और उसके 144 सदस्य में से 104 तो निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत किए जाते थे। इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ से क्वेश्चन है, और भी यहाँ से हम इनके जो विद डिटेल है एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, जिससे हम अच्छी से तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया था? कि केंद्र में कौन सा एक्ट है जो द्विसदनीय विधायिका लाया गया था? तो इसमें 1961 का एक्ट था, या 1917 का एक्ट था, या इसमें 1919 का एक्ट था, या 1915 का एक्ट था।
अगर बात करें इसमें हम कौन सा आंसर सही रहेगा, तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, 1919 का एक्ट। केंद्र में जो एक्ट द्विसदनीय विधायिका के द्वारा लाया गया था वो था 1919 का एक्ट। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्रेरित है वो किस एक्ट के द्वारा है, किस अधिनियम के द्वारा जो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत है वो करने आदेश देने का जो अनुमति हुई थी, शक्ति मिली थी, वो किस एक्ट के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को जो अध्यादेश है वो निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है, वो 1935 का एक्ट है। बात करें अभी वर्तमान में जो अध्यादेश है वो कौन सी अनुच्छेद है, अगर आर्टिकल की बात करें जो अध्यादेश होता है 1, 2, 3 123 अनुच्छेद के द्वारा जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति के द्वारा शक्ति प्रेरित है। और ये जो अध्यादेश है 1935 अधिनियम भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रेरित है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। कि इसमें बताया जा रहा है कि जो यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? 123 अनुच्छेद में है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस एक्ट के द्वारा मिली थी? तो हम कहेंगे 1935 भारत जो अधिनियम था इसके द्वारा 1935 का एक एक्ट आता है। और अनुच्छेद है वो कौन सा है? 123 अनुच्छेद है। और धारा कौन सी है? 42 से प्रेरित है अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 19 के तहत हुआ है? कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन जो बी है 1937, सी है 1945। और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। इसमें क्या है, मिलान करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ऑप्शन ए है केवल ए सही है, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है ए और सी, ऑप्शन डी है ए बी और सी सही है। तो इसमें कौन सा हमारा सही रहेगा? अगर बात करें इसमें हमारा सही रहेगा वो ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा कि 1926 और 1945 और 1945 के द्वारा जो निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो इसमें जो सही हमारा ऑप्शन सी रहेगा कि वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत है वो परिवर्तित किया गया था? तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संवैधानिक जो निरंकुशता का सिद्धांत है उसको परिवर्तित किया गया था। वो अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा जो 1935 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1935 अधिनियम के द्वारा हुई थी। जो संवैधानिक निरंकुशवाद है उसको जो परिवर्तित किया गया था वो भी 1935 अधिनियम के द्वारा किया गया था। और संघीय न्यायपालिका
केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था भी 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसलिए जो हमारा अधिनियम 1935 जो अधिनियम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्ति का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है। इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। किनका किया था? शक्तियों का विभाजन किया गया था। किस में उल्लेख किया गया है, किस उल्लेख या किस योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच, जो केंद्र है और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया है। डिटेल से हम अध्ययन करते हैं इस क्वेश्चन की, बारीकी से हम इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र है और राज्यों के बीच किनका बंटवारा किया गया था? शक्तियों का बंटवारा किया गया था। राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर जो प्रांतों में कौन सा शासन था? द्वैत शासन। अगर बात करें द्वैत शासन की जो स्थापना हुई थी प्रांतों में, वो किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। जबकि केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था वो 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? 1935 के द्वारा। जबकि प्रांतों में हुआ था वो था 1919। तो प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था वो किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया किस अधिनियम के द्वारा? पूछा जाता है तो क्वेश्चन आएगा हमारा 1935 का अधिनियम के द्वारा। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों, देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु कि यह व्यवस्था है लागू नहीं की जा सकी क्योंकि 1935 की भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले संघ में जो अविशिष्ट शक्तियां हैं किनके पास थी, किनको दी गई थी? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी कि कौन सा अधिनियम है 1935 का? 1935 अधिनियम के बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1935। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था वो भी 1935। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया 1935। तो ये हम 1935 अधिनियम के बारे में इन क्वेश्चनों में हमने अध्ययन किया है। तो इसमें बताया जा रहा है कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें हम अगर बात करें कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, तो ये तो हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है क्योंकि अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। जो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, जो अवशिष्ट विषय प्रांतीय है किनको आवंटित है वो किए गए थे विधायकों को। ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। जो ये प्रांतीय है जो स्वायत्तता है के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में भी लागू किया था। प्रांतों में द्वैत शासन है वो समाप्त किया गया था परंतु केंद्र में भी लागू किया था। तो अगर बात करें ऑप्शन ए भी हमारा सही है, ऑप्शन डी भी हमारा सही है। दो हमारे क्वेश्चन बच्चे बी और डी। अगर बात करें इनमें से कौन सा हमारा सही रहेगा तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है। जो अवशिष्ट विषय प्रांत के विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये बात जो है ये सही नहीं है। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का भी संकेत किया गया था परंतु जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही नहीं है क्योंकि जो इसमें 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। नंबर 18 है हमारा, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था है वो भारत में लागू किया गया था। तो कौन सा
ऑप्शन हमारा सही है। क्या 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, या 1935 के अधिनियम के द्वारा? तो इसमें अगर बात करें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी। कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन सी हमारा ये आंसर सही रहेगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया था? क्या ऑप्शन ए हमारा सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946? इसमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? संघीय जो प्रणाली आई थी किस अधिनियम के द्वारा आई थी? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत संविधानता अधिनियम 1947? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, 1935 अधिनियम के द्वारा। 71 कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? हमारा क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली है। ऑप्शन सी हमारा है, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई है। बात करें 1935 है, वो वैसे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें 1935 एक्ट के द्वारा जो आरबीआई रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी एक्ट 1935 के द्वारा। बात करें दूसरी, हम संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1935 एक्ट के तहत हुई थी। केंद्र में जो द्वैध शासन की स्थापना भी 1935 एक्ट के तहत हुई थी। केंद्र में जो द्वैध शासन लागू किया गया था वो भी 1935 एक्ट के तहत किया गया था। प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त 1935 एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये भारतीय संविधान का जो प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन ए हमारा इसमें सही रहेगा। इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। जो भारत का जो वर्तमान जो संवैधानिक ढांचा है वो किस पर डिपेंड है? वह 1935 के अधिनियम पर। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। 1935 के जो उपबंध है, ये इसमें जो 1935 से हमने इस एक्ट के द्वारा हमने क्या क्या लागू किया गया था 1935 के द्वारा, ये हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघात्मक सरकार है की स्थापना की गई थी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रांतों में द्वैध शासन है उसको समाप्त किया गया था, वो किया गया था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो लागू किया गया था, वो किया गया था 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द्विसदनीय समाप्त किया गया था, वो तो किया गया था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था 1919 एक्ट के द्वारा। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना है वो भी 1935 एक्ट के द्वारा की गई थी। प्रांतीय शासन व्यवस्था भी 1935 एक्ट के द्वारा। प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन भी किया गया। फेडरल न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो की गई थी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22। ये मॉक टेस्ट हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है। जो भी हमारे जो साथी हैं इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्लास किससे रही। बात करें ये क्वेश्चन नंबर 22 की, निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? इंपॉर्टेंट किसका रहेगा सीएटी एग्जाम के लिए कि कौन सा एक अधिनियम था जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसलिए हमारे जो वर्तमान संवैधानिक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपोर्टेंस है। आंसर हमारा सही रहेगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। एक्ट कौन सा है पूछा जाएगा तो 1935, और कब अलग किया गया था 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सीएटी एग्जाम के लिए। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा, निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव किया गया था वो कौन सा एक्ट है और किसके द्वारा किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? बात करें इसमें हमारा आंसर की, तो इसमें जो आंसर हमारा ऑप्शन सी है वो सही रहेगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। जो निर्वाचित संविधान सभा का जो है किसके द्वारा किया गया था 1942 में, किसके द्वारा? जो क्रिप्स मिशन है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? बात करें इस क्वेश्चन के, तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन है कब भारत आया था? 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था, 1942 में। साइमन कमीशन आया था 1927-28 के आसपास भारत आया था साइमन कमीशन, और जो क्रिप्स मिशन आया था 1942, कैबिनेट मिशन आया 1946। संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। किसके आधार पर होना था? जनसंख्या के आधार पर। इसके तहत मोटे तौर पर जो प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था वो प्रस्तावित थी कि जो 10 लाख व्यक्ति के ऊपर कितना प्रतिनिधि है, वो एक प्रतिनिधि है वो निर्वाचित हो सकता है। कितनी हुई थी आवंटित? तो वो हुई थी 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि कौन है इनमें से जो कैबिनेट मिशन था उसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। तो इसमें कौन से जो है इनमें से सदस्य नहीं थे? पेंटिक्लोरस, विलियम वुड, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है ये हमारा सही रहेगा। जो विलियम वुड है ये इसमें सदस्य नहीं थे। पेंटिक्लोरस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसमें हमारे सदस्य थे, परंतु जो विलियम वुड है इसमें वो सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कथन ए है वेलन योजना के अनुसार परिषद में यहूद और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कौन सी योजना है? वेल योजना के अनुसार
परिषद में यहूद और मुस्लिम सदस्यों की संख्या वो समान होती थी। कारण वेल का विचार था कि एक ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा कथन और कारण है वो सही है। तो नंबर 1 है कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का स्पष्टीकरण सही है। बी है कथन और कारण दोनों सही है और किंतु कथन कारण का स्पष्टीकरण सही नहीं है। ऑप्शन सी है कथन सही है पर कारण सही नहीं है। ऑप्शन डी है कथन गलत है पर कारण सही नहीं है। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, कथन सही है पर कारण है वो ठीक नहीं। कथन तो सही है, कथन है वो क्या था, वेल योजना के अनुसार परिषद में यहूद और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, परंतु जो कारण है वो सही नहीं है, कथन सही है। तो इसलिए इसमें जो हमारा आंसर सही आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। भारत के लिए संविधान की रचना के हेतु संविधान सभा का जो विचार है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार, या कांग्रेस पार्टी ने, या मुस्लिम लीग ने, या सर्वदलीय सम्मेलन ने। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही है कि जो रखा था सबसे पहले संविधान सभा का विचार वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। और कब 1934 में, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की। किसकी मांग की थी? आत्मनिर्णय की अधिकार की मांग की थी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी ने। कब की बात है? मई 1934 में। कहां? रांची में। एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। किसके मताधिकार? वैश्विक मताधिकार के अधिकार पर क्या होगी? एक संविधान सभा होगी। वो किसके द्वारा? भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा, जो संविधान का निर्माण करेगी। कौन करेगी? जो भारतीय जो प्रतिनिधि है वो एक संविधान का निर्माण करेंगे और भारतीय की ओर से ये संविधान सभा की मांग करने का ये प्रथम अवसर था। तो कौन सी पार्टी है? स्वराज पार्टी। और मई 1934 में रांची में प्रस्ताव है वो विचार है उन्होंने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। जो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। अगर बात करें इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। जो अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा में इस व्यवस्था के साथ की गई। अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद के प्रधान अध्यक्ष थे। जो वायसराय क्या थे? इसमें कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। जो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें उपसभापति थे, जो वायसराय इसके अध्यक्ष थे, सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, कौन? श्री राजा गोपालाचार्य या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन डी है जगजीवन राम। इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी। कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी सही रहेगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ये हमारे अंतरिम सरकार है, उनके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को की गई घोषणा के अनुसार नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतिम जो सरकार का गठन कब किया था? 2 दिसंबर 1946 को।
कब? 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें जो श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? संविधान सभा के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? यह एक वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या थी? जो हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया था किसके आधार पर किया गया था? वैश्विक मताधिकार पर किया गया था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा, पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है। अगर सत्य की बात करें, नहीं है, सत्य नहीं पूछा गया। सबसे पहले जो हमारा है जो 1 है ये गलत है, क्योंकि क्या था? हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया था वो वैश्विक मताधिकार पर किया गया था। और दूसरी बात है कि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ना जी, तो ऑप्शन 3 और 4 सही है, परंतु 1 और 2 है वो गलत है। पूछा गया है हमें असत्य बताना है। असत्य बताना है तो कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? तो 1 और 2 है वही हमारा आंसर सही रहेगा। तो ये हमारे ऑप्शन ए में है, 1 और 2 है। ये जो बात है वो गलत की गई थी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? कि इसमें कौन सा कथन है जो संविधान सभा के विषय में सत्य है वो नहीं है? इसमें क्या है? गलत बात बताई गई है। कौन सी बात है असत्य है? नंबर 1 है यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था। इसमें बताया जा रहा है कि ये किस पे आधारित नहीं था? वैश्विक जो मताधिकार है उस पे आधारित नहीं था। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो संविधान सभा का विषय में क्या था, जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ किनके द्वारा इनका किया गया था, तो वो संविधान सभा में वैश्विक मताधिकार था। तो ये बात तो गलत कही गई है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ना जी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। तो हमारा 1 और 2 तो रॉन्ग है। ये बहुदलीय निकाय थी। बात सही कही जा रही है यहाँ कि ये कैसी निकाय थी? बहुदलीय निकाय थी। नंबर 4 है उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। बात सही है कि इसमें अनेक समितियां थी, उन समितियों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण होता है। तो इसमें बहुत सारी समितियां थी, जैसे संघ समिति है, प्रारूप समिति है, और भी बहुत समितियां थी। तो ऑप्शन 3 और 4 तो ये हमारे सही है, परंतु इसमें हमें पूछा गया है असत्य बताना है। तो 1 और 2 है ये हमारे असत्य हैं। तो ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही रहेगा। ऑप्शन ए इसमें सही है। इसके बारे में डिटेल से हम अध्ययन करते हैं कि संविधान सभा के गठन के लिए राज्य की विधानसभा का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। क्या बात बताया जा रहा है यहाँ पे? हमारी बात है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा के गठन के लिए जो राज्य की विधानसभाओं में का उपयोग किया गया था, किसके किया गया था? राज्य की विधानसभाओं का उपयोग किया गया था। इसमें किसका निर्माण था? राज्य की विधानसभाओं में उनमें अप्रत्यक्ष किसका था? प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। और ये निर्वाचक प्रारंभिक राज्य विधानमंडलों का स्तर पर मताधिकार प्रणाली के द्वारा किया गया था। इसमें हमें बताया जा रहा है कि अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन का प्रयोग किया गया था, और संविधान सभा ने अनेक दलों के लोग शामिल थे। इसमें संविधान सभा में कौन थे? बहुदलीय थी, और सभा में अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से संविधान के बारे में गलत कथन कौन सा है? संविधान के बारे में क्या बताया जा रहा है कि गलत कथन है वो कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, कि इसमें है बड़ी समितियों की मदद से काम किया था, और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समितियों बहुत ही महत्वपूर्ण थी, सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी कि ये हमारा है जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही है, ये गलत नहीं है। इसमें बहुत सारी समितियां थी, और इन समितियों ने सबसे महत्वपूर्ण उनमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों की सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया था,
कि इन्होंने है प्राप्त रूप से इन्होंने प्रतिनिधित्व है वो दिया था। कौन कौन थे? एंग्लो इंडियन थे, पारसियों और अल्पसंख्यक समुदाय थे। 3 हमारा है ऑप्शन सी कि इसमें कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसमें जो निर्वाचन है किसके आधार पर किया गया था? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया था। ऑप्शन डी है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की और 30 अनुसूची पर आधारित थी और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसमें है कौन सा कथन है वो गलत है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वो रॉन्ग है। इस क्वेश्चन का जो आंसर सही रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन सी कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया था, जो संविधान के बारे में गलत बात बताई गई है। इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। आंसर हमारा कौन सा था? सी था। इसकी संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौमिक वैश्विक के आधार पर। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि जो सार्वभौमिक नहीं, जो प्रांतीय विधानसभा थी उनके द्वारा निर्वाचन हुआ था, कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर न हो, किनके द्वारा? जो प्रांतीय विधानसभा है उनके द्वारा निर्वाचन किया गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन सी है वो गलत है। इसी कारण हमारा ऑप्शन सी आंसर सही आया इसमें। और इसके आधार पर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। क्या दिया गया था? मताधिकार। और सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। कि ये क्या था कि किन सभी को मताधिकार था? ना जी। किन किन को था? कि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा संपत्ति और शैक्षणिक तो योग्यता थी उनके आधार पर मताधिकार था, सभी को मताधिकार नहीं था। और विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा मतदान किया गया था, ना कि सार्वभौमिक वैश्विक के आधार पर। इसलिए इसमें हमारा आंसर सही रहा था ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सीएटी एग्जाम के लिए कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को की नामित करती है। कि जो भारत की संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। कि जो प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य वो किसके द्वारा नामित है, किस प्रकार है, ये हमारा क्वेश्चन है इसमें। तो ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद के द्वारा नामित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा। क्या गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था? या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था? जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था ना, वो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कहाँ से उनको नामित किया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा, या गवर्नर जनरल के द्वारा, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। और भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को जो विभिन्न प्रांतों के लोगों के द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों के बारे में हमें बताना है। कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य हैं उनके बारे में बताना है कि उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। जो संविधान सभा के सदस्य थे ना, वो कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन ए है उन प्रांतों के लोगों के द्वारा। क्या प्रांत जैसे छोटे छोटे राज्य है, राज्यों से प्रांत है, उनका निर्माण हुआ, उनसे क्या ये निर्वाचित हुए थे सीधे? क्या ऐसी बात थी? ना जी, सीधे निर्वाचित प्रांतों के द्वारा नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था मुस्लिम लीग के द्वारा नामित हुए थे? ना जी। जो संविधान सभा के सदस्य थे ना तो राष्ट्रीय कांग्रेस ना मुस्लिम लीग के अधिवेशन से जो कोई समुदाय है उनके द्वारा नामित हुए, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऑप्शन सी है विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। जी हाँ, ये इसी क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी। क्या विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन डी था सरकार द्वारा संवैधानिक मामले में उनके लिए। ना जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इसका जो हमारा आंसर सही आया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 35 हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में सदस्य का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए है सीधे जनता के द्वारा। ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा। ऑप्शन सी है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन के द्वारा। या ऑप्शन डी है प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी। जो संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो हुआ था विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है हमारा 36, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं दो क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन बनेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष। एक क्वेश्चन है हमारा स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष इसमें कौन थे? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं डिटेल से कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। कौन थे? कब हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। फिर दूसरी बैठक कब होती है? 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा है 37, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है उसमें जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, जो क्या हुए थे? अस्थायी अध्यक्ष हुए थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष कब बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946। कब हुए थे? 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर हमारा है 38 कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन या अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की गई थी? इसमें ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन डी है 19 नवंबर 1949 को। ये क्या है? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता पूछी जा रही है, ना कि इसकी तारीख। तो सी है हमारा, वैसे भी डी ऑप्शन वैसे भी हमारा रॉन्ग है। तो इसके उद्घाटन की अध्यक्षता की गई थी, वो की गई थी ऑप्शन बी हमारा आंसर सही रहेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट 39 कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है श्री राम, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। जो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन सा आंसर हमारा सही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा ये हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसमें हमारा आंसर सही रहा था वो रहा था ऑप्शन बी, कौन सा? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को जब भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, इसकी पहली बैठक हुई थी, तो वो बैठक क्या थी? अस्थायी थी। क्या थी? अस्थायी। इस अस्थायी जो अध्यक्षता हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे पहली बैठक के? तो उसमें थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर एक तारीख आती है, कौन सी तारीख? 11 दिसंबर।
11 दिसंबर 1946 की बात थी। दूसरी बैठक होती है, इसमें क्या बनाया था? स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष, वो स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें हमारे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो उसमें हमारा आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां से हमारे 2-3 क्वेश्चन वो बन सकते हैं। हम विद डिटेल यहाँ इस मॉक टेस्ट में हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो पर यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास कैसे रहे इसके बारे में जरूर बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 42। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन जो हमारे हैं वही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट हमारे को घुमा दी जा रही है इस क्वेश्चनों की। तो इसमें पूछा जा रहा है संविधान सभा का गठन है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन है ए हमारा दिसंबर 1946, ऑप्शन बी हमारा है दिसंबर 1948, ऑप्शन सी है नवंबर 1950 और ऑप्शन डी है हमारा दिसंबर 1951। दिसंबर 1951। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1946। कब हुआ था जी? दिसंबर 1946 को। कब हुआ? दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 43। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा सीएटी एग्जाम के लिए। और ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो एनटीए बेस जो क्वेश्चन है, एनटीए ने किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं। तो जो भी साथी है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और फिर बाद में बताना कि क्लास कैसे रही। क्वेश्चन नंबर हमारा है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है कब हुआ था शुरू? तो ऑप्शन ए है जून 1946, 10 जून 1946। ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन सी है 19 नवंबर 1947। ऑप्शन डी है 30 जून 1949। तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहा है 9 दिसंबर 1940 को। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग से पूछी जा रही है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर आएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर ये प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1940 को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट घुमाई जा रही है, जो आंसर है वही एक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वही क्वेश्चन है। बार बार इन क्वेश्चनों की जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग दी जा रही है, परंतु आंसर हमारा वही आ रहा है। इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा हमारे क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर बात आती है स्थायी अध्यक्ष की, तो वो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक में हमारे स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि भारत को एक संविधान देने का जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि भारत को हम एक संविधान देंगे, संविधान सभा द्वारा पारित किया जाएगा। ये बात किस तारीख को कही गई थी? जनवरी 22 1966 को, जनवरी 22 1947 को, 20 फरवरी 1967 को, 20 फरवरी 1967 को
जुलाई 26, 1946 को। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर सही रहेगा। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कि हम इस तारीख को ऐलान किया था कि हम आपको एक संविधान देंगे। वो तारीख थी 22 जनवरी 1947। इसके बारे में हम और इससे जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम अध्ययन करेंगे। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य है पारित किया गया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। यह उद्देश्य है, उद्देश्य कब पारित हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य किसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था? वो रखा गया था संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। क्या उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को? पहली तारीख हमारी याद रखनी 9 दिसंबर 1946 को। किसकी बैठक होती है? संविधान सभा की हमारी पहली बैठक होती है। ये क्वेश्चन हमारा बनता है। इस क्वेश्चन में और बनता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर आता है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। फिर तारीख आती है 2 दिन के बाद 11 दिसंबर। स्थायी अध्यक्ष बनते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तारीख है हमारी 11 दिसंबर 1946। उसके 2 दिन के बाद गैप है, 13 दिसंबर आती है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है, पेश किया जाता है। और ये उद्देश्य क्या आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का ये अंग है, वो बन जाता है 13 दिसंबर 1946 को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है वो पेश किया जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा एक संविधान देने का प्रस्ताव है पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा है 46 कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है यही उद्देश्य था जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, वही प्रस्तावना का अंग बना। तो ये प्रस्तावना है किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर, किस तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव है वो पेश किया जाता है संविधान सभा के सम्मुख। इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए हमारा सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 47 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वही क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्टेटमेंट है अलग दी जा रही है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। और ये संविधान सभा में कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, 1946 को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 48 कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सीएटी एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। और पहला हमारा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया और संविधान के निर्माण पर असर था, ये बात। नंबर 2 है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। नंबर 3 संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। नंबर 4 है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नीचे दिए गए फूट लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर ए ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी हमारा 1, 3 और 4। ऑप्शन सी हमारा है वो है जी 2, 3 और 4। ऑप्शन डी है सभी चारों। तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है ये हमारी बातें सही है।
बल्कि 4 है, ये हमारी रॉन्ग है। जो राज्य के मुखिया का जो लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, इसलिए हमारा 4 नंबर है वो गलत है और बाकी जो कथन है वो हमारे सही है। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, उसमें क्या आएंगे? संसद व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के माध्यम से किया जाता है। इसलिए ये चौथी जो हमारी स्टेटमेंट थी वो रॉन्ग थी और बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारी सही थी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 49। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो इसमें हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसमें आंसर करना है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 15। वैसे हमारे अधिवेशन हुए थे वो हुए थे 11 अधिवेशन, 11 अधिवेशन हुए थे, परंतु इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? ऑप्शन सी 12, क्योंकि जो 11 के जो हमारा नज़दीक आंसर 12 है, इसलिए हमारा आंसर यही रहा है। ये पिछले जो एनटीए जो है उनके द्वारा दिए गए क्वेश्चन है वो हम आज इस वीडियो इस मॉक टेस्ट में हम कर रहे हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? भारत के जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो किस तारीख को हुई थी? 26 नवंबर 1949 को? ना जी, इस तारीख को हमने किया था, संविधान को अंगीकृत किया था, तो इसलिए अंतिम बैठक नहीं हो सकती। 5 दिसंबर 1949? ना जी कोई। 25 जनवरी 1950? ना जी, परंतु 24 जनवरी 1950 हमारा आंसर सही रहेगा। इस दिन हमारे संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 51 कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सभी क्वेश्चन हमारे यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक क्वेश्चन ये है हमारा कि भारत के संविधान को निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा वह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या रहेगा। तो इसका हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय है भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ और इसका पूरा करने में जो हमें टाइम लगा था वो लगा था, ऑप्शन ए हमारा सही है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बात करें कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल अधिवेशन हमारे हुए थे 11 अधिवेशन हमारे हुए थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की जो पहली जो बैठक हुई थी वो बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। अगर बात करें दूसरी बैठक कब हुई थी संविधान के निर्माण से जो प्रक्रिया इसकी शुरू होती है, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। अगर बात करें पहली बैठक थी, इस पहली बैठक में जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष बने थे इस संविधान सभा के, तो इस बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगर बात करें 11 दिसंबर 1946 को जो हमारी दूसरी बैठक होती है 2 दिन के बाद, और ये बैठक हमारी स्थायी थी, तो इस संविधान सभा के अगर पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट तारीख रहती है हमारी 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, 13 दिसंबर को भी एक इम्पोर्टेंट हमारी डेट रहेगी। 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? वो उद्देश्य हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य पेश किया जाता है। यही उद्देश्य पे है प्रस्ताव, ये हमारी प्रस्तावना का भाग बन जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 हमारी एक इम्पोर्टेंट डेट, 11 दिसंबर 1946 भी हमारी एक इम्पोर्टेंट डेट रहेगी, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं सीएटी एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और इसके जो हम इन क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन विद डिटेल है वो हम करेंगे, पूरा इसका क्वेश्चनों का निचोड़ रखेंगे, और एक क्वेश्चन से हमारे 4-5 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो जो भी साथी हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस YouTube चैनल को ज़रूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और ये हमारी सीरीज चली हुई है कि इस बार हम CAT एग्ज़ाम में झुकेंगे नहीं, ये हमारा मेन जो मोटो है हमारा, इस बार CAT एग्ज़ाम में हम झुकेंगे नहीं,
ये हम इस पॉलिटिकल साइंस मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। क्वेश्चन हमारा है 52 हमारा क्वेश्चन है सूची एक्स और सूची वाई हमें दी गई है। इन सूचियों को कुटों का प्रयोग करते हुए सही मिलान करना और सही आंसर हमें बताना है। नंबर 1 है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। इसमें हमारा आंसर ढूंढना है सूची वाई में। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर इसमें बात करें हम, हमारा कूट दिया गया है, ये इसमें ऑप्शन ए है 1 2 3 4, बी है 4 3 1 2, सी है 2 1 4 3, डी है 3 4 2 1। अगर बात करें हम इस क्वेश्चन के आंसर की, तो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष पूछा जाए तो वो थे हमारे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे वो थे के.एन. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे बी.टी. कृष्णाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1 का जो हमारा आया है वो आया था 4। जिस भी ऑप्शन में 4 है वही हमारा आंसर रहेगा। तो इसमें हमारा बी आंसर है वो सही है, क्योंकि पहला ही हमारे ऑप्शन ए है, उसका जो अगर 4 है तो उसके बाद जो हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था, निर्माण की अगर बात करें तो पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब बैठक होती है? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक से पहले उनके इस संविधान के बारे में एक सलाह देने वाले सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी है बी.एन. राव। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो संवैधानिक सलाहकार हमारे थे डॉक्टर बी.एन. राव। अगर बात करें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा वैसे बी.एन. राव। बी.एन. राव हमारा सही आंसर है। पढ़ते हैं इसके बारे में, हम अध्ययन करते हैं विद इसके बारे में एक्सप्लेन कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो बी.एन. राव की जो पूरा नाम इनका है बेनेगल नरसिंह राव, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 54। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट घुमाई जा रही है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का जो प्रथम जो प्रारूप तैयार किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था। बात करें प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पूछा जा रहा है जो संविधान का जो खाका जो तैयार किया गया, प्रारूप जो तैयार किया गया, उसको कैसे हम शुरुआत करते हैं, कैसे बना सकते हैं। उसका जो प्रारूप तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था, ऑप्शन ए हमारा सी है, बी.एन. राव के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें भी हमारा आंसर क्या था? बी.एन. राव। जो संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, पहला प्रारूप पूछा जाए या संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए तो हमारा आंसर आएगा बी.एन. राव, जिस पर विचार व परिवर्तन करके प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा है वो प्रस्तुत किया गया था। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में कितने अनुच्छेद थे? 243, 243 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी?
13 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 55। संविधान सभा में भारतीय संविधान का 33वां वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 3 वाचन जो शुरू हुए थे, प्रथम और सेकंड, हमें यहाँ पूछा जा रहा है तीसरा वाचन। 33वां वाचन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 14 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी है 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 और 17 नवंबर 1949। प्रथम जो वाचन शुरू हुआ था वो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, 17 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का तीसरा वाचन शुरू हुआ था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तीसरा वाचन शुरू हुआ था 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 तक हमारा तीसरा वाचन चला था। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तीसरा वाचन कब से कब तक चला था? 17 नवंबर 1949 से कब तक चला था? 26 नवंबर 1949 तक चला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? यहाँ क्वेश्चन 2 बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि संविधान का जो है अंगीकृत है वो कब अपनाया गया, संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा हमारा बन सकता है कि पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। तो इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 ये हमारा आंसर सही रहेगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950। अध्ययन करते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया था। क्या किया था? अंगीकृत किया था। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने और पारित होने और अंतिम रूप देने की जो तारीख थी वो 26 नवंबर 1949 ही माना जाता है। इस दिन नागरिकता अतःकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध किए थे। संविधान के सभी उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए थे। संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने था, पूर्ण रूप से पूरा क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ही ग्रहण करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बता कि संविधान को कब पूर्ण रूप से तैयार माना जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही था, 26 जनवरी 1950। बात करें अंगीकृत कब किया गया था, वो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? इंपॉर्टेंट डेट रहेगी हमारी, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को अगर लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का संविधान किस तारीख को अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का संविधान किस तिथि को या किस तारीख को अपनाया गया था? अपनाना और लागू करना बहुत अलग बात है, सेम नहीं है डियर स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी है 15 जुलाई 1947। इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था, परंतु जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 60 कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 60 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि या इस दिनांक को 1930 में
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है हमारा, इस दिनांक को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऐसी कोई बात नहीं थी। ऑप्शन बी हमारा नहीं है आंसर। ऑप्शन सी एक शुभ दिन था, नाजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी को, इसलिए इसी दिन हम संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया है। यह निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि संविधान सभा की जो संघ संविधान समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इनके बारे में हम जो इस क्वेश्चन के है हम पूरे विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संघ संविधान समिति है इनके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु जो सलाहकार समिति थी उनके जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे H.C. मुखर्जी। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा जो क्वेश्चन था इसमें वो था जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो था हमारा आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही था। और एक क्वेश्चन से हम कम से कम 5-6 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। पूरा इन क्वेश्चन का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो जो भी हम साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसमें जो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आंसर हमारा सी इस क्वेश्चन का सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो ऑप्शन हमारा 1 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा आंसर सही रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो सदस्य हैं ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा, 6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के जो सदस्य कौन कौन थे, एन गोपाल स्वामी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर अगर हमें देना है इस क्वेश्चन का तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हम क्वेश्चन को काट सकते हैं। और जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, तो
एन गोपाल स्वामी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सदस्य नहीं था। संविधान पांडुलिखन समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, संविधान पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा सीएटी एग्जाम के लिए कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। तो ये किया था 29 अगस्त 1947। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अगर पूछा जाए भीमराव अंबेडकर सहित कितने सदस्य थे, वो 6 सदस्य और भीमराव अंबेडकर सहित है वो 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री है परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष है। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। भारतीय इतिहास में जो समितियां हैं कितना 2 झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है। 23 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन है जी? कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? कराची अधिवेशन। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1931 को हुआ था। इसमें गठित झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो कराची में जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। परंतु झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक दूसरी समिति बनती है, उसमें कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6 सदस्य भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी केलकर, हरितकर, पटाभी सीतारमैया। एक झंडा समिति का जो है झंडा समिति का गठन है संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। कब किया गया था? जो संविधान जो निर्मात्री थे उन्होंने इस कब किया था? 23 जून 1947। एक कब हुई? 2 अप्रैल 1931। भारतीय इतिहास में कितनी झंडा समितियों का अध्ययन किया गया है? 2 समितियों के बारे में बताया गया है। पहली कौन सी है? 2 अप्रैल 1931। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितने अन्य सदस्य थे? 6 अन्य सदस्य थे। दूसरी कब होती है? स्वीकृत 23 जून 1947 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अन्य सदस्य कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो क्या था हमारा आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो हमने संघ समिति और संविधान समिति से जो क्वेश्चन थे वो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में अध्ययन किया है। तो आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो भी साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ हम कल फिर से हाजिर होते हैं। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं।